Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इससे संबंधित दो वीडियो हमने प्रोवाइड करा है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, ओवरव्यू के बारे में, ठीक है, डेली लाइफ से कनेक्ट करके। दूसरे वीडियो में हमने ब्लड से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में बात करी थी। आज का हमारा वीडियो ब्लड के कंपोजिशन से है, मतलब हिंदी में बोले तो रक्त के घटक। अब घटक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी रचना में पार्टिसिपेट करने वाले इम्पॉर्टेंट अंग, महत्वपूर्ण अंग क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे ब्लड में यानी कि रक्त में जो भी इम्पॉर्टेंट अंग पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और उन्हें कहते क्या हैं, रक्त के घटक के नाम से जाना जाता है। वो है कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रक्त के जो घटक हैं ना, उनमें पहला पार्ट यानी कि टोटल जो रक्त का मान लेते हैं 100% पार्ट है, ठीक है, और उसमें से 55% पार्ट जो है वो तरल अवस्था में, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। वही है, पहला पार्ट क्या है, प्लाज्मा, जिसका परसेंट कितना है ब्लड में, 55%, ठीक है। और स्टेट पूछे जाए किस स्टेट में है, यानी कि अवस्था कौन सी है इसके, तो तरल अवस्था में, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट अंग या घटक कौन सा है, वो है 45% उसका पार्ट होता है, उसका नाम है रुधिर कणिकाएँ। इंग्लिश में बोले तो ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो रक्त के घटक हैं वो दो हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। प्लाज्मा का कितना परसेंट पार्ट होता है, 55% पार्ट होता है। रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं इनका कितना पार्ट होता है, इनका होता है 45% पार्ट, ठीक है। अब देखिए, जो ये प्लाज्मा है इसकी स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है, यानी कि तरल अवस्था में। और इसकी बात करें रुधिर कणिकाओं की, तो वो कौन सी स्टेट में होती है, वो है ठोस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लड का 55% पार्ट तरल अवस्था में होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और ब्लड का 45% पार्ट ठोस अवस्था में होता है, जिसको क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएँ कहते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो ये प्लाज्मा है ना, इसमें 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि 55% में अगर देखा जाए, 55% तो पार्ट ब्लड का होता है, यानी कि ब्लड में प्लाज्मा का 55% पार्ट होता है। लेकिन अगर इसको मैं 100 मान के चलूँ तो 100 में यानी प्लाज्मा में 100% में 90 से 92% पानी उपस्थित होता है, वाटर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 6 से 8% पार्ट किसका होता है, प्रोटीन का होता है। अब आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है, हार्मोन का संवहन करता है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा सबसे पहला वीडियो था ओवरव्यू के बारे में, या फिर दूसरे वीडियो में भी हमने बताया था कि ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ब्लड के कार्य हमने क्या क्या बताए थे, O2, CO2, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन का संवहन करना, ये इसके मुख्य कार्य होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि ब्लड का कार्य क्या, ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, हार्मोन का संवहन करना, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि ब्लड का मतलब हार्मोन का संवहन ओवरऑल में पूछा जाए तो वो कौन करता है, ब्लड। लेकिन ब्लड के पार्ट की बात करी जाए तो वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। यानी कि जो हार्मोन का संवहन ब्लड में होता है ना, वो किस पार्ट के थ्रू होता है, यानी कि कौन सा अंग करता है, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, पोषण पदार्थों का संवहन। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हार्मोन्स का संवहन, वैसे ही पोषण पदार्थों का भी संवहन होता है ब्लड के द्वारा। तो ओवरऑल बात करी जाए तो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। लेकिन ये पूछा जाए कि ब्लड के किस पार्ट के द्वारा होता है, यानी किस अंग के द्वारा होता है, तो वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है, पोषण पदार्थों का संवहन करता है। आगे पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। तो प्लाज्मा के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का संवहन भी किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल पूछा जाए तो ब्लड के द्वारा, ब्लड में अगर किस अंग के द्वारा किया जाता है तो वो है प्लाज्मा, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं, इसमें मैंने लिखा है स्कंदन पदार्थ, ठीक है। स्कंदन का मतलब क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है थक्का जमाने वाला, ठीक है। यानी थक्का जमाने वाला, प्लाज्मा में थक्का जमाने वाला पदार्थ पाया जाता है। वो कौन सा है? वो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। पहला कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें 2 प्रकार के थक्का जमाने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ लिखा है प्रतिस्कंदन पदार्थ, ठीक है। प्रतिस्कंदन का मतलब थक्का जो जमने ना दे, ठीक है। जो थक्का जमने नहीं देता है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्कंदन पदार्थ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिपैरिन, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसको कोआगुलेंट बोलते हैं और इसको एंटी कोआगुलेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि जो ये स्कंदन पदार्थ और प्रतिस्कंदन पदार्थ दोनों पाया जाता है प्लाज्मा में। तो एक बार ये सोचिए कि यदि जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है, अगर ये ब्लड का थक्का जमाना चाहता है या बनाना चाहता है तो ये हिपैरिन रोकता क्यों है? क्योंकि ये बनने नहीं देता है। हिपैरिन क्या करता है? ब्लड के थक्के को बनने नहीं देता है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। और ये क्या करता है? ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं, यानी थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब ये सोचिए अगर ये दोनों थक्का बनाना चाहते हैं, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन थक्का बनाना चाहते हैं, तो हिपैरिन रोकता क्यों है? और यदि हिपैरिन रोकता है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बनाना क्यों चाहते हैं? तो समझते हैं। देखिए ये दोनों हमारे बॉडी के बाहर काम करते हैं। मतलब जब हमें चोट लगती है ना तो जो थक्का बनता है वो किसके थ्रू बनता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के थ्रू बनता है। ये कैसे बनता है आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जब हमें चोट लगती है तो थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? शरीर के बाहर कार्य करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या करता है? शरीर के अंदर कार्य करता है। मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड बह रहा होता है ना, उसका थक्का ना जमे, बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का ना जमे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हिपैरिन। हिपैरिन उस ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर मान लो ब्लड जम गया तो हो सकता है हमारी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड का संवहन अच्छे से ना हो हमारी पूरी बॉडी में, कहीं थक्का जम जाए तो मृत्यु, हमारी जान भी जा सकती है। तो ये ना जमे इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हिपैरिन होता है। इसका मतलब ये हिपैरिन कहाँ कार्य करता है? शरीर के अंदर काम करता है, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका थक्का ना बने, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता है? हिपैरिन। मतलब हिपैरिन थक्का बनाने से रोकता है बॉडी के अंदर। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है ये क्या करते हैं? जब हमें चोट लगती है तो बॉडी के बाहर थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। आई थिंक आपको ये स्कंदन पदार्थ और प्रतिस्कंदन पदार्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इधर जो 45% पार्ट होता है रक्त का ठोस अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे? रुधिर कणिका बोलेंगे, ठीक है। रुधिर कणिकाएँ बोलेंगे। इंग्लिश में बात करें ब्लड कार्पसेल्स। आपको दिख रहा है अच्छे से? ब्लड कार्पसेल्स। ये ब्लड कार्पसेल्स यानी कि जो रुधिर कणिकाएँ हैं वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, ठीक है। लाल को आप लोगों ने सुना होगा, जिसे बोलते हैं RBC। क्या बोलते हैं? RBC। और श्वेत रुधिर कणिका को WBC बोलते हैं। और प्लेटलेट्स से बोला जाता है। RBC का फॉर्म क्या होता है?
रेड ब्लड कार्पसेल्स, क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स। और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसेल्स। और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही है, ठीक है। देखिए इसका ये जो लाल रक्त कणिका है RBC के साथ साथ इसका एक और भी नाम है, वो नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और इसकी बात करें श्वेत रुधिर कणिका को WBC के साथ साथ दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए फ्रेंड्स, जो ये लाल रक्त कणिका है ना, इनको RBC ही सब लोग ज़्यादातर याद रखते हैं, ठीक है, कि RBC बोला जाता है। और एग्ज़ाम देखा जाए तो पिछले जो भी पेपर्स में हैं उनमें क्या है कि यही पूछ लिया जाता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। लेकिन अब एग्ज़ामिनर क्या चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करें, ठीक है। तो अब वो RBC ना पूछ के अब पूछेगा एरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि RBC का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। और रियलिटी में देखा जाए जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं या लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनका रियलिटी में देखा जाए तो RBC नाम नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? जैसे मान लो कोई भी इंसान है जिसका कोई भी XYZ नाम हो सकता है, ठीक है। और वो ना बुधवार को, गांव में क्या होता है, जैसे बुधवार को पैदा हुआ तो उसका नाम बुद्धू रख दिया गया। अगर वो लंबा है तो उसको लंबू नाम रख दिया गया। ऐसे करके नाम रखे जाते हैं ना, लेकिन रियलिटी में उसका क्या नाम है? कुछ और ही नाम होता है, XYZ जो भी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ना, उनको रेड ब्लड कार्पसेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। जबकि इनका जो रियल वाला नेम है वो है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब देखिए एरिथ्रोसाइट, अब देखिए क्या आगे मैं बात करती हूँ। इधर आइए, श्वेत रुधिर कणिका की बात करते हैं। इनको WBC इसलिए कहा जाता है, यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका रंग कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक है, इस वजह से। और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स ये तो बिल्कुल सही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होती है इसलिए इनको प्लेटलेट्स बोला जाता है। और दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है। अब देखिए एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एरिथ्रोसाइट कौन सी है, ल्यूकोसाइट कौन सी है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरिथ्रोसाइट और RBC। जब हम एरिथ्रोसाइट का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऐसे करते हैं, एरिथ्रोसाइट ऐसे, तो ई और री आता है। री मतलब उसी जगह से हम R निकाल लेंगे, तो R कहाँ है? RBC में है। तो ये इससे कनेक्ट करके आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और यदि ये याद है तो ये तो आसानी से याद रहेगा ना कि WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। अब देखिए जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका काम क्या होता है? O2 CO2 का संवहन करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंडक्शन करना इनका काम होता है, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था? ओवरऑल ब्लड का कार्य क्या होता है? O2 CO2 का संवहन करना। और ये सारे काम भी होते हैं, लेकिन अगर इनके अंग में देखा जाए कौन सा अंग पर्टिकुलर इस कार्य को करता है तो वो करती है RBC। O2 CO2 का संवहन कौन करती है? RBC, मतलब श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। WBC का काम क्या होता है? WBC हमें ना रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये एलर्जी, इन्फेक्शन, रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स तो सबको पता है कि थक्का जमाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करती है? रुधिर का थक्का बनाने में, तो रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो ये श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं ना, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है कंटिकामय और दूसरी कौन सी है? कंटिका रहित। इंग्लिश में बोले ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। देखिए कंटिकामय का मतलब क्या होता है? कंटिकामय का मतलब होता है इनकी सरफेस पे, सतह पे छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे, यानी कि छोटे छोटे दाने उपस्थित होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? वो WBC कहलाती हैं, कंटिकामय या ग्रैनुलोसाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। और कंटिका रहित की बात अगर करें तो कंटिका रहित में क्या होता है? यानी कि यहाँ लिखा हुआ ए ग्रैनुलोसाइट, साइंस में जहाँ पर ए लिखा हो इसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि इनके सरफेस पे कोई भी दाना नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब इनका सरफेस
कैसा होगा, चिकना होगा। ठीक है, तो इनका सरफेस कैसा होगा, चिकना होगा। तो जो जिनका सरफेस चिकना होगा वो क्या कहलाएंगे, कंटिका रहित यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट। जिनके सरफेस पे छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे वो कौन सी कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगी कंटिकामय यानी कि ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो ये कंटिकामय है ना, ये WBC भी 3 प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिल्स, पहली कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स, तीसरी है इओसिनोफिल्स। तीसरी क्या है, इओसिनोफिल्स। ठीक है, और जो कंटिका रहित है यानी कि ए ग्रेनुलोसाइट वो भी 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनका परसेंट देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो 60 से 70% पार्ट होता है इनका। ठीक है, WBC में 60 से 70% पार्ट किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। और बेसोफिल्स की बात करी जाए तो इनका कितना होता है, 0 से 5%। ठीक है, और इओसिनोफिल्स जो होती हैं 2 से 3% होता है इनका। और मोनोसाइट का 3 से 8 कितना होता है, 3 से 8। लिम्फोसाइट का 20 से 25% पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहाँ पे 60 से 70% है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है। तो सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए कौन सी है, इन सब में से ये है कौन से, न्यूट्रोफिल्स। इसका कितना परसेंट है, 60 से 70% है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली जो WBC है वो कौन सी है, तो वो है बेसोफिल्स। ठीक है, उसका कितना परसेंट होता है, 0 से 5% होता है। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कंटिका रहित की अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी होती है, वो है मोनोसाइट। उसका नाम क्या है, मोनोसाइट। और दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे छोटे आकार की WBC कौन सी है, वो है लिम्फोसाइट। ठीक है, उसका परसेंट कितना होता है, 20 से 25%। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारा सिस्टम, ठीक है, जो मैंने पूरा बताया। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, रक्त के घटक। घटक का मतलब क्या होता है, किसी भी रचना में पार्टिसिपेट करने वाले महत्वपूर्ण अंग। यानी कि जो ब्लड है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंट अंग है वो कौन सा है, प्लाज्मा, जिसका ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो 55% पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। ये किस अवस्था में होता है, तो ये तरल अवस्था में होता है। जो 45% पार्ट होता है वो किसका होता है, वो होता है रुधिर कणिकाओं का यानी ब्लड कार्पल्स का। और ये कैसा होता है, ये होता है हमारे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ब्लड का सॉलिड स्टेट होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, हार्मोन्स का, पोषक पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का ये संवहन करता है। प्लाज्मा में स्कंदन पदार्थ प्रेजेंट होता है, वो कौन कौन से हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजिन। ठीक है, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे ब्लड को जमाने का कारण थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। कब, जब ब्लड बाहर निकलता है यानी जब चोट लगती है तब। और प्रतिस्कंदन पदार्थ कहाँ वर्क करता है, ये है पहले कौन सा, ये जान लो, हिपैरिन है। कहाँ वर्क करता है, बॉडी के अंदर करता है। बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड बह रहा होता है उसका थक्का ना बने वहाँ पे कार्य कौन करता है, हिपैरिन करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इधर ठोस अवस्था। ब्लड का जो ठोस अवस्था 45% पार्ट होता है वो ठोस अवस्था में होता है, उसको क्या बोलते हैं, रुधिर कणिका बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ब्लड कार्पसेस। ये कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी, लाल रक्त कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट या RBC बोलते हैं, ल्यूकोसाइट या WBC बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, O2 CO2 का सम्मान करना। और WBC का काम क्या होता है, एलर्जी, इन्फेक्शन तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ओके, और प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का बनाना। ठीक है, ब्लड के थक्का बनाने में हेल्प करना। अब देखिए, जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कंटिकामय और ये कंटिका रहित। कंटिकामय का मतलब क्या है, इनके सरफेस में छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे। इसकी बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सरफेस पे कोई भी दाना नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि कैसा होगा, चिकना सरफेस होगा। ठीक है, जो कंटिकामय WBC है वो कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इनका परसेंट कितना होता है, 60 से 70। बेसोफिल्स का 0 से 5% और इसकी बात करें 2 से 3%। जो कंटिका रहित होती है यानी कि जिनके सरफेस में कोई दाना नहीं प्रेजेंट होता है, चिकना सरफेस होता है, वो 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का कितना पार्ट होता है, 3 से 8% होती है ये, यानी 3 to 8।
और लिम्फोसाइट्स की बात करें जाए 20 से 25% पार्ट होता है इसका। अब क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, वो है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, वो है बेसोफिल्स। और सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी है, मोनोसाइट्स। और सबसे छोटे आकार की पूछी जाए तो लिम्फोसाइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आपको ना इससे भी बेटर और भी चीज़ें मिलेंगी। ये तो अभी स्टार्टिंग है, देखा जाए 3-4 जो भी 1-2 चैप्टर हुए हैं, ये मैंने सर्कुलेशन को अभी मैंने स्टार्ट किया है। एक तरीके से देखा जाए अभी मैं हार्ट में कैसा सर्कुलेशन होता है, कैसे प्योरीफाई होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, अब हम कल बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।